फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। बात कर रहे थे हम लोग पेपर 2 के रिगार्डिंग। कैसा गया पेपर सभी का? तो पार्ट 1 इसके पहले अपलोड कर दिया गया, अभी कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो उसमें भी उसको भी देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का। तो बातचीत कर रहे थे, टाइम आउट हो गया था। हाँ, एक सेकेंड बताइएगा। आ गए क्या? नंद किशोर जी अभी नहीं आए, ज्वाइन किए। ओके, मेरे पेपर के बारे में पूछा तो मैं बता दूं अपना पेपर। मेरा पेपर भी ठीक गया। और जो ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों ने जो कहा, वो बात सही है कि जो ट्रांसलेशन दिखने में आसान जरूर था, लेकिन क्या है ना, टाइम टेकिंग था। मुझे भी पर्सनली कम से कम लगभग 1 घंटे लग गया दोनों ट्रांसलेशन करने में। ठीक है। और उसके बाद एससे मैंने किया। ओवरऑल पेपर ठीक था। एसए का टॉपिक जो था वो भी काफी, मैं बताया ना कि इस बार के जो टॉपिक था ना, ऐसा कि कोई भी कर सकता था। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ पिछले बार की तुलना में, क्योंकि पिछले बार का पेपर भी मैंने दिया था, तो उस बार की तुलना में इस बार का जो पेपर था वो लेवल थोड़ा सा आसान था और कर सकने लायक था। ठीक है, चलिए। सर आपने कौन से टॉपिक चुने थे? टॉपिक से बता रहा हूँ। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा हिंदी में जब मैंने देखा कि पर्यावरण संरक्षण ही है, तो हुआ ये कि भाई दोनों तो लगभग लगभग रिलेटेबल टॉपिक है। तो इसलिए मैंने एक पे ग्लोबल वार्मिंग पे किया और हिंदी वाले में मोबाइल फोन वाले पे किया। क्योंकि सच बताऊं तो करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हैं ज्यादातर मैंने मतलब देखा था, लेकिन उसमें क्या है कि सोचा कि ट्रेडिशनल टॉपिक टच करूंगा, ताकि उस पर क्या है ना कि पहले से भी लिखते आ रहे हैं हम लोग, तो उस पर ज्यादा लिख सकूंगा। तो चार में से सबसे बेहतरीन जो लगा उस पर कर डाला, है ना। टाइम की प्रॉब्लम सर आपको नहीं हुई? हुई, ज्यादा नहीं हुई। मतलब लास्ट में लगता ये जरूर है कि टाइम खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन उस हिसाब से फिर लिखते लिखते टाइम के अंदर मैनेज हो जाता है। 5 मिनट समय लगा, 5-7 मिनट मेरे बच गए थे। और उन 5 मिनट में मैं ये जरूर देखता हूँ, एक बार तो शुरुआत में मैं जो आपको बताता हूँ वही खुद पहले करता हूँ, तो बताता हूँ कि पहले तो वो सिग्नेचर वाला और ये सब चेक किया ही था। लास्ट में 5 मिनट जो बचते हैं ना, एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन मिलाता हूँ कि हाँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए कि नहीं हो गए, और फिर से फर्स्ट पेज पे जाके नेम रोल नंबर ये सब सब चेक करता हूँ कि इन्विजिलेटर का साइन हुआ कि नहीं हुआ। ये सब चीज करने के बाद कॉपी सबमिट लगभग हो गए थे। हैंडराइटिंग की बात करूं तो मेरी हैंडराइटिंग, जैसे बहुत लोग हैंडराइटिंग पे मेहनत करते हैं, मेरी हैंडराइटिंग इंग्लिश में तो लगभग मतलब इतना है कि मैं भी पढ़ सकता हूं, आप भी पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले राइटिंग की बात करूं जो है वो है, क्या है मतलब उसमें, हिंदी में क्या है ना कि जल्दबाजी में भी लिखने के क्रम में क्या है कि उतना साफ सुथरा नहीं लिख पाता हिंदी में, क्योंकि उस पर विशेष ध्यान नहीं देता। बस इतना ही सोचता हूं कि मैं पढ़ लूं, जो कॉपी चेक कर रहा है वो पढ़ ले, बाकी तीसरा आदमी को क्या लगे कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। मतलब इतना ही है कि बस सामने वाला पढ़ लेगा। तो हैंडराइटिंग का उतना वो नहीं रहता मेरा। हाँ, मैटर पे ध्यान देता तो हूँ कि जो लिख रहा हूँ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ये सब चीजें पे ज्यादा फोकस रहती है। तो जेल पेन से लिखने पे मार्क्स कटते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, कटते नहीं है। वो थोड़ा सा आपको क्या है ना कि प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर वो लिपाई पोताई अगर हो गई जेल पेन पे पानी वगैरह गिरने से या कुछ भी, तो दिक्कत थोड़ी सी रहती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि बॉल पेन से ही लिखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो तो मैंने एक, जेल पेन से लिखा था सर, इसलिए। लिख दिया तो अब तो चला, लेकिन एक चीज और कोशिश करिएगा। कुछ लोग लिखते हैं कि हैंडराइटिंग अच्छी बनती है जेल पेन से, ऐसा। वही पूरा लेकिन मास्टर्स उसी से लिखते आ रहे थे सर, इसलिए नया कुछ ट्राई नहीं किए। नहीं, कोशिश करिएगा बॉल पेन से, एग्जाम में हमेशा बॉल पेन से। ठीक है। चलिए, दो चार लोग जो जो बच गए हैं उनसे पहले पूछ लें उनका पेपर कौन सा अटेम्प्ट लिया। फिर कुछ और जो आपके प्रश्न होंगे उस पर बात कर लेंगे, कट ऑफ वगैरह पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में ही, और आगे के प्रोसेस पे भी। कौन बताना चाहेगा किनका छूट गया था? खुद से हैंड रेज करिए, मैं उनका नाम बुला लूंगा, नहीं तो फिर आपके प्रश्न लूंगा। चलिए, कुछ नहीं, कोई अगर नहीं बताना है, हो गया है सभी का अगर, तो बताइए क्या डाउट है। एक बार कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। लगभग कट ऑफ का देखिए विशेष कुछ विशेष इस बार, जैसे 260 गया था पिछली बार जनरल का आपका, तो इस बार वही 265 से 70 रहने का अनुमान है। ठीक है, जनरल के लिए एवरेज अगर 10 नंबर का 260 से 270 के बीच में ही रहेगा कट ऑफ आपका, ये चीज। ओके। और बाकी जो है इसी हिसाब से कम कर लीजिएगा। ओबीसी का थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस का,
ये चीज मान के चलिएगा कि ईडब्ल्यूएस का पेपर 1 में भले ज्यादा अंतर रहता है, लेकिन पेपर 2 में आते आते आपका जो अंतर है वो सिमट के 2 4 5 नंबर तक आ जाता है। तो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए कि बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा, लास्ट में नहीं रहता है। 256 गया था, सॉरी 252 था आई थिंक लास्ट ईडब्ल्यूएस का, जी सर। है ना, और 260 गया था जनरल का, जी। यही है ना, 8 नंबर का अंतर था। और पेपर 1 में कितने का अंतर था, 52 आई थिंक गया था, जी 52 सर। या 53, और इधर था आपका 134, सॉरी जी 134, 34 या 35 था सर। यही था। तो कितना अंतर था, और वहां देखिए 2 4 5 7 नंबर का अंतर रह गया, यही होता है। तो ये कट ऑफ लगभग 265 के आसपास आप एवरेज जनरल का मान के चलिए, उसी हिसाब से जिस थोड़ा सा कम ओबीसी का, फिर ईडब्ल्यूएस एसटी एससी, इस तरह से आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे एक प्रॉपर जो है, अभी तो टाइम भी है, एक मैं आपको लिख के और वो जो भी है वो बता दूंगा, लेकिन इतना अंदाजा लेके चलिए। और इसके बाद के प्रोसेस पे चर्चा अगर कर लें कि जैसे अभी आपके पास कितना है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे अपने ग्रुप में भी कि जेई का रिजल्ट आ गया 1 महीने में, तो जेई का जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप था, आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो मैनुअली चेक होते हैं, मशीन से चेक नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको चेक होने में टाइम लगेगा। तो लगभग आपका देखिए पेपर जो है, पिछली बार के बताऊं तो मुझे जहां तक याद है, अगर गलत होगा करेक्ट करिएगा, दिसंबर 11 को आई थिंक पेपर सेकेंड हुआ था, ठीक है। और रिजल्ट जो आया था फाइनल वाला 8 फरवरी, इसी आसपास आया था। तो जैसे दिसंबर देखिए, वहां अगर दिसंबर 8 मान ले, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का कंप्लीट समय लगा था कॉपी चेक होने में, और ऐसे भी लग जाता है 2 महीने का रिजल्ट आते हैं। तो अब ये आपका लास्ट दिसंबर में हुआ है, तो पूरा जनवरी और पूरा फरवरी जाएगा आपका। मार्च फर्स्ट से लेके या सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा, मतलब 15 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट आएगा। अभी क्या प्रोसेस होगा, जनवरी लास्ट तक आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जो एसएससी के साइट पे आप जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, वहीं पे आपको एक नीचे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का एक टैब है ऊपर में, जहां पर रिजल्ट सेक्शन है ये सब, तो वही जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब अभी क्लिक करेंगे उस पर तो एक्टिव आपको क्लिक नहीं होगा, लेकिन जब एक नोटिस आएगा एसएससी का, जैसे नोटिस आता है ना सब, वैसे ही नोटिस आएगा, उसके बाद से देखेंगे आप उस डेट के बाद से, उस टाइम के बाद से वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा आपका। जो लोग पेपर 2 में अपियर हुए होंगे, उसमें क्या रहेगा, आपसे तो बाहर जाना है। आवाज म्यूट कर लीजिए, किसको बाहर जाना है। तो आप उसको क्या करिएगा कि सेलेक्ट करेंगे जो भी इस बार वैकेंसीज आई हैं, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें सेलेक्ट करेंगे कि पहले नंबर पे मुझे ये चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, ऐसे करके। और उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दर्द जो हो लोग, रही है यार। अरे माइक म्यूट करिए भाई, क्या कौन है किसको बाहर जाना है मेरा ध्यान इधर है, नाम बताइएगा जरा उनको म्यूट किया जाए। सर एक बात बताइए। नहीं तो ये यूट्यूब पे जाएगा, फिर वहां पे जो जो देखेंगे फिर सब हंसेंगे अनु जी माइक म्यूट करके रखिए। तो प्रेफरेंस फॉर्म आप डालेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिनको भी सीनियर ट्रांसलेटर बनना है, ना चाहते हैं कि सीनियर ट्रांसलेटर मुझे मिले, तो कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आए, अगर प्रायोरिटी में जो आप प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे उसमें सबसे पहले अगर सीनियर का नहीं देंगे, किसी जूनियर का आपने दे दिया पोस्ट, तो आपके अच्छे मार्क्स भले रहें, सीनियर का कटअप भले क्वालिफाई हो, आपको पहला जो प्रेफरेंस देंगे जूनियर वो मिल जाएगा। तो सीनियर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो अच्छे मार्क्स लेके आइए, दूसरा क्या करिए, जब ऑप्शन फॉर्म एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले सीनियर की जो पोस्ट है वो डालिए, और उसके बाद जो है जूनियर में आपको कौन कौन सा चाहिए डिपार्टमेंट वो डालिए, तभी जाके आपका होगा ठीक है, ये चीज करना जरूरी है। और सर ऐसा नहीं है, एक कंफ्यूजन और होता है, 1 मिनट आपके सवाल लूंगा। एक चीज और है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा पहला प्रेफरेंस दे दिया मैंने, अगर मेरा नहीं हुआ उस कट ऑफ में, सीनियर दे दिया, सीनियर का कट ऑफ मेरा नहीं आया, जैसे 270 मान लीजिए सीनियर का एग्जाम्पल, 270 नंबर मेरे नहीं हुए, मेरे 265 आ गए, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा कोई जॉब, तो ऐसा नहीं है। पहले क्या होगा ना कि आप जैसे इसका 270 गया, 270 वाले में आपका पहला है, 270 अगर आपका नहीं आया तो फिर सेकंड नंबर का प्रेफरेंस आपने डाला होगा, जो भी डिपार्टमेंट का, जो भी पोस्ट के लिए, उसका कट ऑफ अगर क्लियर हो गया वही आपको मिल जाएगा, नहीं हुआ फिर थर्ड नंबर वाले पे जाएगा,
थर्ड नंबर वाला कट ऑफ क्लियर हो गया, थर्ड नंबर वाला मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर 15-20 है ना, तो 20 में अगर 20 का 20 अगर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए उस डिपार्टमेंट का उस पोस्ट के लिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं तो एक का भी होगा तो आपको वो पोस्ट मिलेगा, भले आपका कितने भी नंबर पे वो रहे, लेकिन क्रम जो है शुरुआत से होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय वैसे आएगा, उस समय बता दूंगा, जितना भी डिपार्टमेंट है सभी को डाल दीजिएगा। ये नहीं कि मुझे 4 ही चाहिए, 3 ही चाहिए, इसके बाद छोड़ देता हूं, नहीं। क्या पता आपके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए नहीं। अच्छा अनुज जी, कोई बात नहीं है, म्यूट करना आपको नहीं मालूम था। म्यूट का जहां पे माइक का है ना, उसी पे क्लिक करेंगे तो ऐसे माइक में कटा हुआ साइन आ जाएगा रेड कलर का, म्यूट हो जाता है। ठीक है, आशुतोष जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे। ये प्रोसेस है, तो प्रेफरेंस फॉर्म अभी आएगा, और उसके बाद क्या होगा, मार्च में जो रिजल्ट आएगा, जो बता रहा हूं, फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें आपके पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स, डिपार्टमेंट अलॉटेड, जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा उसका कोड रहेगा, A1 B1 C1 D1 ऐसे करके। जब प्रेफरेंस भरेंगे ना, तो भी आपको मिनिस्ट्री का पूरा नाम नहीं भरना है। जैसे एक तरफ रहेगा, मान लीजिए A1, और A1 के आगे लिख दिया राजभाषा विभाग, फिर B1 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG वाला डिपार्टमेंट आ गया, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो C1 आ गया ऐसे। तो आपको प्रेफरेंस में भी पहले A1 B1 ऐसे जो भी डालना हो उस क्रम में डालना होता है। तो जब रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका कोड रहेगा डिपार्टमेंट का, कि जैसे D1 मिला तो D1 के हिसाब से जो कोड रहेगा नोटिफिकेशन से आप उसको प्रेफरेंस फॉर्म से उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद SSC से आपको विशेष फर्क मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आपको मिला ना, वो डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करेगा। कैसे करेगा, ज्वाइनिंग लेटर या तो पत्राचार के माध्यम से आपके घर पे भेजेगा, या तो आपके मेल पे, जो मेल डालेंगे प्रेफरेंस फॉर्म में, या जो भी उसके बाद जो आपका फॉर्म आता है, मेल वगैरह सही से डालिएगा, मेल पे आपको आएगा, मेल आपको चेक करना रहेगा उसके बाद, कि आपका कब DV है, कहाँ पे पोस्टिंग मिली, क्या कैसे, सब आपको कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट। अभी तक सभी बच्चे एक साथ बंधे रहेंगे SSC से। डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद जिन बच्चों का उसमें होगा वो इनकम टैक्स से संपर्क करेंगे, जिनका राजभाषा से होगा वो उससे संपर्क करेंगे, या उसी के अकॉर्डिंग होगा। और सभी का एक साथ नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ डिपार्टमेंट तुरंत भेज देते हैं 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग, कुछ डिपार्टमेंट 3-4 महीने भी लेते हैं। उनका प्रोसेस होता है कि सभी को एक साथ बुला लिया, DV करवा लिया, फिर जहां जहां जिसकी पोस्टिंग है उसको लेटर भेज दिया, वहां ज्वाइन कर लिया। कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपको सीधा लेटर भेज देंगे कि आपकी नियुक्ति जो है इस ऑफिस में, इस शहर के इस ऑफिस में हुई है, वहीं पे आपका DV कराया जाएगा। ऐसा भी होता है, तो डिपेंड करेगा। तो आपको अभी 1 जनवरी में फॉर्म भरना है, प्रेफरेंस फॉर्म वाला आएगा, और वो सारे बच्चे भरेंगे पेपर 2 में जो भी अपियर हुए हैं, और फिर मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल यही प्रोसेस है। तब तक के लिए क्या करना है आपको, आपके पास जो भी कागजात हैं उसको रेडी करके रख लीजिए। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी का प्रोविजनल नहीं आया हुआ है अभी, तो प्रोविजनल का कट ऑफ डेट से बहस नहीं रहता है। प्रोविजनल जो MA वगैरह का है वो आप लेके रख लीजिए। डिग्री भी अगर मिल सकता है महीने 2 महीने के अंदर, तो डिग्री के लिए भी अप्लाई करके ले लीजिए, नहीं तो प्रोविजनल आपका काम करेगा। 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तक के सारे डिग्री और सारे मार्कशीट ओरिजिनल में चाहिए। आधार कार्ड ये सब चाहिए होगा। और आपका सबसे रिजर्वेशन वाला जो भी है, SC से है, ST OBC EWS जिस भी से अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब तो क्रूशियल डेट से पहले का ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब तैयार कर लीजिए, सारा कागज एक जगह रख के वो सब तैयार करके रखिए। ठीक है, माध्यम प्रमाण पत्र जिनका नहीं बना है, मीडियम सर्टिफिकेट से जो एलिजिबल हुए हैं वो मीडियम सर्टिफिकेट करवा लीजिए, उसका भी क्रूशियल डेट से बहस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर बनवा चुके हैं पहले अच्छी बात है, नहीं तो अभी करवा लीजिए। ये सारे कागज आपके तैयार रहने चाहिए तब तक। और एक चीज और, तब तक आगे की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए एग्जाम दीजिए, तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे नहीं रहना। ठीक है, अब बताइए आप लोगों के क्या सवाल रह गए इसके अलावा। कोई भी सवाल इस एग्जाम से रिलेटेड, या जो भी मन में आपके चल रहा हो तो बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे मैं EWS में हूँ सर, तो अगर हम्म, DV में वो ऑनलाइन से मान जाते हैं या ऑफलाइन? बता दूं आपको, अगर आप में कुछ कमी है ना, कुछ कागज में वैसा कुछ, तो मैं सलाह यही दूंगा कि जैसे कि ये वीडियो सभी के पास जाएगा, तो आप अपनी कमी सभी के सामने उजागर मत करिएगा, जिनका भी जो भी कमी रहा हो। होता क्या है ना, कि आप बता देंगे पब्लिकली सभी को, तो हो सके कल होके आपके लिए मुश्किल वो हो सकता है ना।
तो पर्सनली अगर कुछ पूछना होगा तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर नॉर्मल सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्यों हम अपनी कमी किसी को बताने जाए, है ना? कल हो के कौन सा दोस्त क्या कर दे, क्या मालूम। बताइए अब। सर जो लोग ऑप्शन प्रेफरेंस भरेंगे सिर्फ वही लोग हम्म तो सर कंसीडर होंगे फाइनल रिजल्ट के लिए। बिल्कुल। जो ऑप्शन फॉर्म नहीं भरेंगे उनका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग भी, एक चीज और कह दूं, काफी वाद विवाद देखते रहता हूँ ग्रुप में कि एलिजिबल हो क्यों दिए, एग्जाम नहीं दिए, वो लोग कहते हैं कि अनुभव के लिए दिए भाई। ठीक है, तो उसमें मैं नहीं पढ़ता। अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, या उक्त तिथि जो दी गई है उस तिथि तक आपके पास कागज नहीं है, या जो भी चीजें हैं, कमी है, आपको पता है कि आप एलिजिबल नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एग्जाम देना था अनुभव के लिए, आपने दे दिया, और अगर आप चाहते हैं आगे चल के कि ठीक है ये सीट किसी के काम आ जाएगा, मेरा तो ऐसे भी नहीं होना, ऐसे करके अगर आप चाह रहे हैं, तो क्यों आगे बढ़ना और क्यों रिस्क लेना खुद के लिए भी। तो आप प्रेफरेंस फॉर्म मत भरिएगा जो लोग एलिजिबल नहीं है। बाकी भरने का मन हो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से सलाह है उसको मत भरिएगा। किसी जो एलिजिबल है कैंडिडेट वास्तव में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा उस सीट पे। क्योंकि देखिए इसमें आपकी गलती नहीं है, जो दे एग्जाम दे रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। गलती क्या कह सकते हैं, कमी है शायद, ध्यान तो सभी का जा रहा होगा, जब भी सुधार होगा होगा, वो अपने हाथ में नहीं है। कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर होता तो जो डाल भी देते वैसे फॉर्म, तो वो सीट खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये सुधरेगा, जब सुधरना होगा सिस्टम उसमें सुधार आएगी। लेकिन आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है तो प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पेपर का अनुभव आपने ले लिया। ठीक है, और कुछ, और किसका सवाल है कुछ? प्रिया जी कुछ कहना चाह रही है? क्वेश्चन चैट में है, क्या है चैट में भाई, देखें जरा। मेरी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की मार्कशीट ओके खो गई है, मैंने वापस यूनिवर्सिटी से निकलवा ली, उन्होंने वो मार्कशीट हैंड रिटेन भेज दी, क्या की है, स्टाम्प भी लगाया है यूनिवर्सिटी का और साइन भी हो गया है कंसर्न ऑफिशियल का। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है? जब यूनिवर्सिटी वालों ने, अगर आपको दोबारा से सेकेंड ईयर का खो गया है, दे दिया है आपको, और यूनिवर्सिटी का तो साइन हो चुका है उस पर, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो सब साइन वाइन करके दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। देखिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग वाला मांगेगी, ये नहीं, उसमें आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो प्रोसेस है, और वो लीगल प्रोसेस है कि अगर मार्कशीट खो जाता है किसी का तो 100 150 200 जो भी है उसका चालान कटवाते हैं आप, और वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। अगर वो हाथ से साइन किया हुआ है या कुछ वैसा दिए हैं तो ये वैध है ना, बस साइन का महत्व है, मोहर का महत्व है। अगर डिपार्टमेंट को लगेगा कि इसको वेरीफाई करवाना है तो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा लेगा कि हाँ भाई इसी बच्चे का ये ओरिजिनल है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी लिख के देगा ना कि हाँ मैंने जारी किया है, इस तिथि को जारी किया है और ये सही है। उसमें कैंडिडेट को टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ऑथराइज्ड पर्सन का साइन होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और किसी का सवाल है? चलिए, बाकी किसी का सवाल तो नहीं है अपना। फिलहाल देखिए जो फॉर्म आए हुए हैं, एसटीओ कट ऑफ डिस्कशन। एसटीओ का क्या है, जो नॉर्मल जिसका आएगा उससे 10 नंबर ऊपर मान के चलिए एसटीओ का, जितना भी यूआर का जाएगा। सर जैसे लास्ट ईयर कुछ एवरेज मार्किंग रही थी पेपर 2 की, तो सर इस बार सर आपके अनुसार क्या एवरेज मार्किंग हो सकती है सर पेपर 2 की? इस बार थोड़ा सा एवरेज मार्किंग बढ़ेगा, आई थिंक 110, मतलब पिछली बार जैसे 90 वगैरह सबको आया था, 90 95 एवरेज थी, जी। है ना? हाँ 90 सर सर। हाँ जी तो जी। इस बार लगभग 100 105 मतलब 110 तक मुझे लग रहा है ऐसा, कि 100 105 के आसपास एवरेज मार्किंग रहेगी। एवरेज मार्किंग का सेंस क्या है, कि लगभग ज्यादातर बच्चों का स्कोर वो आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जी थोड़ा सा आसान था इस बार। एमएस विक्रम जी हैं कि चले गए हैं? विक्रम जी कैसे हैं? बोल नहीं पाएंगे क्या, चैट चैट खेल रहे हैं आज? वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस स्टेप पे सर आपने सर प्रॉपर हेल्प करी है सर, उसके लिए सर दिल से धन्यवाद सर। अरे नहीं, नमस्ते धन्यवाद की सर। जरूरत नहीं भाई, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है। ठीक है, हाँ विक्रम जी आ गए, बिल्कुल बिल्कुल कैसा रहा पेपर विक्रम जी?
पेपर अच्छा रहा सर। जितना प्रिपरेशन करके गए थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी आ गया था ऐसे वगैरह का, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और एक एनके जी का एक ट्रांसलेशन भी सवाल है, एक काफी। मिनट विक्रम जी, कि वैकेंसीज बढ़ने के जी चांसेस है क्या? देखिए, वैकेंसीज बढ़ने या घटने के चांसेस जो भी रहते हैं ना, वो आयोग तय तय करता है। और बिल्कुल कई बार ऐसे हुआ है कि वैकेंसीज लास्ट टाइम में रिजल्ट से पहले भी बढ़े। ऐसा बढ़ सकते हैं, कई वैकेंसीज में आपने देखा होगा। और कई कई डिपार्टमेंट वापस भी लेती हैं तो घट भी सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि वैकेंसीज बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो नो डाउट वैकेंसीज बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर बढ़ गए तो आपके लिए बेहतर है, कुछ और लोगों को इसी साल नौकरी मिल जाएगी। और चुनावी वर्ष है, तो जितने लोग नौकरी पा सकेंगे अच्छी बात है। प्रोसेस काफी फास्ट होने वाला है। हाँ तो विक्रम जी, ओवरऑल समय कैसा तो रहा आपका? मतलब टाइम बचा या क्या, कैसे? टाइम बच गया था सर, 5 मिनट 6 मिनट टाइम बच गया था मेरा। हम्म, तो मैंने रीड आउट भी सारा कर लिया था, एक दो जगह कट भी हो गया था थोड़ा ऐसे वगैरह में। तो थोड़ा सा अब डिस्क्रिप्टिव ऐसा पेपर है सर कि सब कुछ कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। और मेरा नंबर भी उतना अच्छा है नहीं, तो देखिए सर कोई क्या बात होता है। नहीं है। देखिए, कोई जरूरी नहीं, आप जानते नहीं है कि आपको पेपर 2 में कितना मिलने वाला है। तो एक कहावत जी है ना सर। कि जब तक सांस तब तक आस। वही जी बात है बिल्कुल सर। कि जब तक है तब तक आस रखेंगे, जब तक तैयारी की उम्र है और जब तक तैयारी कर रहे हैं। कलम जब छोड़ दीजिएगा ना, तब हार मानिएगा कि नहीं, अब जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में हमें जीना है। जब तक आपके हाथ में कलम है, तब तक किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने युद्ध छोड़ा नहीं है। ठीक है, आप युद्ध के मैदान में डटे हुए जी हैं। जी सर। तो इसमें नहीं होगा, किसी और में होगा। उसमें नहीं, किसी और में होगा। क्या पता कुछ और अच्छे के लिए बने हो आप, है ना? या इसी में सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट मिलना हो आपको। तो हमेशा उम्मीद को जगाए रखिए, और कभी भी उम्मीद को हारने मत दीजिए, कि नहीं, उम्मीद नहीं टूटना चाहिए कभी। पेन छोड़ा नहीं है बिल्कुल आपने, सर। आपकी उम्र अभी गई नहीं है। हमने तैयारी अभी छोड़ी नहीं है। तो फिर कौन हरा सकता है हमें, है ना? लगे रहना है। बिल्कुल सर। और अभी भी एक एग्जाम दिया है। अभी भी जो एक जी एग्जाम आए, 2 पोस्ट आएगा, 1 पोस्ट आएगा, 4 पोस्ट आएगा, हम अप्लाई करेंगे। टारगेट बस एक रखिए सभी लोग, कि 2024 में एक सरकारी नौकरी आपके नाम हो, बस। बिल्कुल सर। और ये भी टारगेट मत रखिए कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेटर हो। आप ग्रेजुएट भी तो हैं, ये भी देखिए ना। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट भी तो हैं। आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो बिल्कुल वैकेंसीज आ रही हैं उसको भी ट्राई करिए। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके लेवल पे जो और आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी का लिटरेचर अच्छा है, ठीक है, अभी आपको रोजगार की जरूरत है। ये नहीं है कि ट्रांसलेटर ही बनना है। सपना है अगर, तो बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोई एक जॉब मिलना ज्यादा जरूरी रहता है। तो जैसे लिटरेचर फील्ड से हैं सभी लोग, एमए किया है हिंदी या इंग्लिश से, जो भी किया है, तो आप नेट वगैरह के भी उधर एग्जाम देते रहिए, कि वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं ना, नेट निकाल के, जेआरएफ वगैरह करके। आप उसका भी जी जी इंटरव्यू दे सर। सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती रहती है। तो सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के टाइम में हमारे पास क्या होता है, एज उतना बचा हुआ नहीं रहता है। कट ऑफ जो एज होता है, 30 या 32 या 33 जो भी है। तो हमें क्या चाहिए होती है, जल्द से जल्द नौकरी। उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। और मेहनत के साथ साथ जो दिमाग से मेहनत करेगा, दिमाग से मेहनत करने का क्या मतलब है, कि इंग्लिश हिंदी सब पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटर वाले, लेकिन कई वैकेंसीज आपने देखा होगा कि जिसमें अभी जैसे एनआईसीएल का आया, उसमें क्या क्या पूछ रहा है? मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, एसए है, ट्रांसलेशन है, सब है ना? तो जो इंग्लिश जी हिंदी सर। के अलावा बाकी कंपटीशन की तैयारी कर चुका है पहले से, या कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसकी इंग्लिश हिंदी के साथ साथ मैथ रीजनिंग भी ठीक है, वो आपसे आगे निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? वो सिर्फ जीएसटी के भरोसे नहीं है, बिल्कुल सर। है ना? या वो वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई करेगा, भले 5 सीट रहेगा, बाकी भीड़ तो छट गई ना। तो कहने का मतलब है कि अपने अंदर योग्यता को बढ़ाइए। आप इंग्लिश हिंदी पढ़िए जरूर, लेकिन क्या आपको लगता है कि 24 घंटे आपके पास पढ़ने का अगर समय है, घर से अगर खर्च मिल रहा है, माता पिता पैसे दे रहे हैं, तो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हिंदी ही पढ़ा जा सकता है? जी मेरा कहना है कि आधे 1 घंटे थोड़ा सा मैथ्स भी कभी कभार सॉल्व करिए, रीजनिंग भी सॉल्व करिए, जीएस भी पढ़िए। नॉलेज बढ़ रहा है ना, क्या पता कि और कंपटीशन में ट्रांसलेटर वाले में ही जो पूछा जाता है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप फॉर्म तो डालेंगे ना, अभी डर के नहीं डालते हैं कि मेरे मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे रीजनिंग नहीं आता, मैं कैसे फॉर्म डालूं? तो अपने आप को क्या बनाइए, वर्सेटाइल बनाइए, कि बाकी लोग अगर एक चीज जानते हैं तो मुझे 4 चीजें आती हैं।
बाकी लोग अगर एक ही फॉर्म के भरोसे हैं तो मैं 4 फॉर्म भर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि हमेशा जो है 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन अपने पास रखिए। नेट की तरफ भी लिटरेचर पढ़ रखा है आपने, मैथ्स रीजनिंग भी थोड़ा सॉल्व करिए कि जो अब इस ट्रांसलेटर के एग्जाम में जो मैथ्स रीजनिंग आएगा वो आपको एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं आएगा, लेवल उसका कम रहेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए भी। जो लोग बीएड कर रखे हैं साथ साथ, वो लोग टीचिंग एग्जाम्स के भी एग्जाम देते रहिए, उसकी भी तैयारी करते रहिए। कहने का मतलब है ना, समय को ऐसे डिवाइड करिए। अब पर डे अगर अभी जैसे मान लीजिए अक्टूबर में पेपर है, पर डे कितना टाइम हमें लगेगा इंग्लिश हिंदी पढ़ने में? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, या तो आपकी हिंदी अच्छी होगी या तो इंग्लिश अच्छी होगी। कोई ऐसा है कि जिसका दोनों ही खराब हो? कुछ ना कुछ तो सब जान रहे हैं। तो उसके लिए टाइम डिवाइड करिए कि भाई मुझे अगर 1.5 घंटे इंग्लिश पढ़ने हैं, 1.5 घंटे हिंदी पढ़ना है पर डे। कितना हुआ? 3 घंटे गए। 3 घंटे के बाद जो समय बचा उसमें हम कुछ और सब्जेक्ट्स तो पढ़ सकते हैं ना। अभी से इसलिए आगाह कर रहा हूं कि क्या पता, जैसे एसएससी ने देखा होगा कि आपका पैटर्न सभी का बदला ना, पिछले ही बार चेंज हुआ है कुछ कुछ। सीजीएल में भी डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो जेएचटी में क्या पता आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट अगर एसएससी ऐड कर देता है, या कुछ और दूसरे डिपार्टमेंट के जो एग्जाम होते हैं ट्रांसलेटर्स के, उसमें भी तो मौका मिल जाए। इसलिए कुछ कुछ मैथ रीजनिंग पढ़ना शुरू करिए, जीएस वगैरह पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, और ये तो जब रिजल्ट आएगा होगा ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा। 300 कितनी वैकेंसी है इस बार? 300 309। 309 है ना? सिलेक्शन जी होगा सर। 309 307। का ही। 307 है। और रिजल्ट हाँ कितना, पेपर टू 307 है। कितने लोगों ने दिया है? 2200 कुछ लोग हैं सर वो। 2200 लोग। वो कितने बच गए? छटेंगे कितने? माइनस करिए 307 को। 1900 लोग सर सही सीधे सीधे हो गए। 1900 लोग। तो बाकी 1900 लोग अब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो तैयारी करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो जॉब लेंगे या प्रयासरत तो रहेंगे ही ना। तो हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल। 307 में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो यही दिक्कत क्या है ना कि जब हम लोग टूटते क्यों हैं कि अरे सर मेरा नहीं हुआ, दुनिया खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे एस्पेक्ट को नहीं सुनना पसंद करते हैं। उसको एक्सेप्ट करिए, वो भी एक सच्चाई का पार्ट है। सुषमा जी माइक म्यूट करिए। ठीक है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। और एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों का भी नहीं होगा ना, अगर होगा होगा ठीक है, लेकिन हम क्यों ना बैकअप बना के रखें। समझ रहे हैं? सेना भी जब कहीं लड़ाई के लिए जाती है तो एक बैकअप फोर्स रखती है कि नहीं? क्यों रखती है वो? जबकि उसको मालूम है कि हमने मेहनत की है, हम सामने वाले को अटैक करके खत्म कर देंगे आतंकवादी को, लेकिन बैकअप टीम रखती है ना, या बैकअप बुलाती है ना, कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सपोर्ट में ये रहेगा, कवर ये देगा। वैसे ही आपको करना है कि एक एग्जाम नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम के लिए हमें तैयार रहना है। और ये बुद्धिमानी है, इसमें कुछ कायरता नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ दिमाग मत रखो। मैंने इसको कभी फॉलो नहीं किया है। हमेशा 2-3-4 ऑप्शन लेके चला हूं कि अगर मेरे पास बीएड भी है, सीटेट भी है 2 बार, तो टीचिंग की तरफ भी चला जाऊंगा, ये भी ऑप्शन था। एनसीसी कर रखा था मैंने ग्रेजुएशन के दिनों में कि कुछ नहीं होगा तो चलो एनसीसी की भी छूट कई एग्जाम्स में मिलते हैं। तो पुलिस की तरफ जाने की इच्छा थी, दरोगा बनने की इच्छा थी, तो वो भी एक था। बीएड साथ साथ किया तो भी टीचिंग के लिए जा सकता हूँ। और क्या कहते हैं, इधर एमए वगैरह हो गया है तो एक दिमाग उधर भी था कि चलो कुछ नहीं तो नेट वगैरह की तरफ भी कर सकते हैं। जीएसटी पीजीडीटी कर लिया, जीएसटी के लिए एलिजिबल हो गया। मैथ रीजनिंग भी बनाता था उस समय कि क्या है कि और भी एग्जाम जैसे दे रहा हूँ जनरल कंपटीशन में, तो वो भी एग्जाम्स कर सकता हूँ। तो क्या है, 4-5 ऑप्शन अपने पास थे कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, है ना? और इसमें जीएसटी में पहली बार हो गया, तो ठीक है, ये चल रहा है। सर एक प्रश्न था। हाँ, अगर एज मेरा, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ सर, और अगर मेरा एज ओबीसी से मतलब या जनरल से मेरा पास आउट हो जाता है 27 या 30 जो भी एज का एज लिमिट है, मैं उसको क्रॉस कर जाता हूँ, तो उसके फर्दर मैं फाइट सिर्फ जनरल सीट पे कर सकता हूँ या फिर मेरे लिए ओबीसी और जनरल दोनों रहेगा? देखिए पहली बात, जैसे अगर जीएसटी की बात करूं आपको, तो 30 साल जनरल के लिए है, 33 साल 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को। तो आप ओबीसी क्राइटेरिया से हैं तो आपको 33 साल तक इस फॉर्म में भरने का मौका है। एसएससी तो जीएसटी के वो, एग्जाम की बात करूं जी जी जी, तो तो वो जो 33 साल सीट तक मेरा आप हैं। रहेगा वो सिर्फ ओबीसी के लिए रहेगा क्या फर्दर? सिर्फ ओबीसी के लिए अगर, रहेगा। 30 साल के बाद जैसे ही आप जाएंगे, सिर्फ ओबीसी के लिए वो सीट रहेगा आपका। अच्छा जी, वो जनरल धन्यवाद कट सर। ऑफ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
और सिलेक्शन होगा इधर मांगा जाएगा, कैसे जनरल में, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि जनरल का एज क्या है 30 है, जी 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 तो आपको सिर्फ ओबीसी का सीट वहां पे फिर मिलेगा। लेकिन जी कहने का सर। मतलब है कि हमें उतना नहीं आगे तक का, हमें अभी से इतनी प्लानिंग कर लेनी है ना, इतनी मेहनत कर डालनी है कि क्यों हम उतना रिस्क लेने जाए लास्ट टाइम में। जी सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसलिए अब देखिए बीएड वगैरह के लिए क्यों कहता हूं कि अगर जो लोग बीएड नहीं किए या कर चुके हैं उनके लिए बेहतर क्यों रहता है। एक पोस्ट आती थी प्राध्यापक की एसएससी जीएसटी में ही, उसमें क्या है कि एमए जो क्वालिफिकेशन हम लोगों का है पीजीडीटी और ये, इसके अलावा बीएड अगर है तो प्राध्यापक के लिए भी पोस्ट आती थी, जिसको हटा के अब यूपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट करेगा। वो ग्रुप ए का पोस्ट हो गया है, 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन आने टाइम में हो सके वो आए वैकेंसी, तो एलिजिबिलिटी रहेगी तभी तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे। या टीचिंग में क्या होता है ना कि एज का थोड़ा सा क्या है ना, टाइम ज्यादा मिल जाता है, 30 वाला क्राइटेरिया वहां पे नहीं है। तो जिन लोगों का भी एज लग रहा है कि अब ऐसा है कि खत्म होने वाला है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीएड की तरफ बढ़ सकते हैं, नेट जेआरएफ की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जॉब तो चाहिए, है ना। और इधर तो जो है मौका अपना देखिए ही, बेहतर करिए। इसी बार अपने ही साथ एक जुड़ी थी, कौन है, शायद प्रिया जी, हाँ, वो जीएसटी का भी एग्जाम उन्होंने दिया और उनका हो गया उधर बिहार टीचर वाला भी वैकेंसी आया था, उसमें उनका पीजीटी में हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। उन्होंने बीएड कर रखा था, तो बताइए वही वहां उस लेवल पे हो गया, अपने राज्य में नौकरी उनको मिल गई ना, तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं रोजगार सबको मिल जाएगा। और किसी का कोई सवाल है? चलिए ठीक है फिर, आ, बाकी हर चीजों पे हमने बात कर ही लिया। सभी का धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। और वही बात, मेरी बात ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट जब तक नहीं आए, ज्वाइनिंग लेटर जब तक आपके हाथ में न मिल जाए, तब तक ये मत सोचिएगा कि नौकरी आपकी हो गई है। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा, कहने का एक ही पर्पस है कि मेहनत जारी रखिएगा। अभी जैसे मार्च में रिजल्ट आएगा, तब कुछ लोग क्या करेंगे, इस जीएसटी के भरोसे बैठे रहेंगे कि मेरा तो इतना अच्छा गया है पेपर 1, पेपर 2 भी अच्छा कर दिया है, रिजल्ट हो जाएगा। और बाई चांस अगर नहीं हुआ तो फिर वहीं सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। इसलिए अभी से आप जो फॉर्म आ रहे हैं ना, 1-2 एग्जाम और निकाल के क्यों नहीं बैठ जाते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें ऊपर नीचे हुआ तो वहां 170 प्लस कितने लोग लग रहे हैं, जनरली पूछ रहा हूं सर, लाइक इस सेशन में कितने हैं ऐसे 170 वाले, कितने हैं भाई, 170 प्लस। अभी इस सेशन में कितने लोग जुड़े हुए हैं, हैंड रेज करिएगा। एक एक दो ज्यादा नहीं होंगे 170 वाले, मेरे 169 है, नीना जी कह रही हैं, ठीक है। 170 वाले की संख्या कम है, ये जान के चलिए। एक लोग और हैं, 172 है उनका, मतलब 2-3 गिने चुने अभी इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं कि 170 वालों का कंफर्म नहीं है, कि वो भी इसलिए कह रहा हूं कि तैयारी करते रहिएगा। पिछले बार 170 वाले एक थे, उनका पेपर नहीं गया, पेपर 2 में अच्छा मार्क्स नहीं आए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा करते हो। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करते हैं, सर फिर बातचीत होगी। कुछ और कहना चाह रहे हैं कोई लोग? जी सर। सर मैं राहुल। राहुल जी बताइए। बंद कर दो, बकिया सर बुता मैं दो। आपके इन बातों से सहमत होते हुए मैं पर्सनल कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, हम्म, यदि आपका बताइए। अनुमति हो तो सर। हम्म, सर मैं ईएसएम कैटेगरी में हूँ और मेरी 20 साल सर्विस कंप्लीट होने जा रही है। इससे 3 साल पहले कोरोना काल के आसपास तक इस वैकेंसी में ईएसएम के लिए अलग से कोटा होता था, रिजर्वेशन होता था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि अब इसमें नहीं है। उस समय तक मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि ऐसे एक वैकेंसी आता है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। द मोमेंट मुझे ये जानकारी मिली कि नहीं इसमें अब कोटा नहीं है, तो मुझे अब इसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, मुझे अब शिफ्ट भी करना चाहिए। और उसी समय से ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे दूसरी तरफ भी शिफ्ट हुआ। और मीनवाइल एक लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, बट 3 महीने बेड पे रहा, फिर भी शिफ्ट दूसरी तरफ कंसंट्रेशन बनाए रहा। और अभी इस साल 2 में अभी रिजल्ट आया सर, एसएससी सीजीएल में आया है और ईपीएफओ एसएससी में आया। अभी 3 रिजल्ट और अवेटेड है।
इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मैं जो भी मेरे साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बात का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरा पर्सनल मैं उसका विटनेस हूँ कि आप किसी एक नाव के सहारे ना रहे, आप अलग अलग कलाओं में भी अपना अभ्यास करते रहें, बैठना नहीं है बस। बहुत बहुत बधाई हो आपको राहुल जी, इतना रिजल्ट है। और देखिए यही चीज है। अब जो आपके बीच हैं अभी जो बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज आप लोग सुन रहे होंगे, वो आप ये क्या कहते हैं कि ये डिफेंस में है, अपना डिफेंस में सर्विस कर चुके हैं। यस यस सर, यस सर। ठीक है, अब रिटायर्ड हो चुके क्या? जनवरी में हो रहा हूँ सर। जनवरी में हो रहा हूँ। अब देखिए इनके पास अपने देश को सेवा करने का कितना मौका मिला, 20 साल की सर्विस इन्होंने की है। और कहीं ना जी कहीं सर। ये तो मैं देखिए अब अनुभव में इनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन वही है ना कि दूर का सोच रखिएगा ना तो कभी नुकसान नहीं होना है। सभी को बता रहा हूँ कि अब देखिए कि इन्होंने सर्विस भी किया। अब जान ही रहे हैं डिफेंस की जॉब कितनी मुश्किल होती है, टाइम आपको नहीं मिलता है पढ़ने का, लेकिन ये हम लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं। हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि जो लोग, जिनको माता पिता पैसे दे रहे हैं, जिनके पास 24 घंटे का समय है, और वो भी जनरल कट ऑफ पे, जो भी कट ऑफ होता है उन पे डिफेंस के लोग हैं, सोचिए वो कितना मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग सब कुछ समय होने के बाद, संसाधन होने के बाद भी सोचते हैं आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, ये करते हैं। जैसे बताया ना राहुल सर ने कि देखिए कितने लोग, मतलब एक तरफ नहीं हुआ दूसरी तरफ का एग्जाम दिया, हमेशा स्विच करते रहना है कि हाँ क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो सोचिए जब ये ड्यूटी में रहते हुए इस एज में नहीं होता है पढ़ाई। अब हम लोग क्या होता है ना, सोचते हैं ना 20 26 27 28 30 हुआ, क्या बहुत एज हो गया, कितने साल पढ़ेंगे, ये है। अब सोचिए ना 20 साल सर्विस करने के बाद भी कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? कुछ इच्छा है ना, कुछ और अच्छा करने की इच्छा है। तो जब इस एज में और इस उम्र में इतने करियर ड्यूटी के बाद जब ये लोग कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वही चीज है। तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि अपने लिए ऑप्शन बढ़ा के रखिए, हमेशा बढ़ा के रखिए कि एक नहीं तो दूसरा सही। रोने का मौका नहीं, ये करने का मौका है। यही एज है आपका 20 25 30 साल का जो एज है ना, इस एज में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ट्रांसलेटर तो बहुत छोटी चीज हो गई, और भी कोई अगर बड़ा ख्वाब हो आपका, कोई और अच्छा एग्जाम निकालना हो, वो भी कर सकते हैं। और कुछ भी मुमकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। जॉब के साथ रह के भी पढ़ाई की जा सकती है, कर रहे हैं। एज एज की कोई बाधा नहीं है, देखिए इस एज में भी पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। तो सर हाँ, ऐसे ही करना है। सर रवि जी बताइए। सर वो हम सर ग्रेजुएशन में सर हिंदी पढ़े हुए थे 50 मार्क्स का सर। हम्म और सर यहाँ पे मीडियम सर्टिफिकेट का मुझे नीड होगा क्या सर? सेमेस्टर 1 में हम सिर्फ हिंदी पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं, मार्कशीट पे मेंशन है। जी, सेमेस्टर 1 में सिर्फ मेंशन है, एईसीसी पेपर था उसमें और सिर्फ मेंशन। उसमें क्या कहते हैं, आपका एमए क्या है, फाइनल किस सब्जेक्ट से? सर्टिफिकेट एमए इंग्लिश से है सर। ठीक है, और हाँ कोई इंग्लिश दिक्कत ही। नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने सब्जेक्ट के तौर पे जब जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, इंग्लिश या हिंदी, फिर मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेफिक्र जी रहें सर, आप। 50 मार्क्स का कोई इशू नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं। ठीक है, फिर सभी का धन्यवाद। इसलिए एकदम बुलंद हौसले के साथ लगे रहिए, काम में लगे रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। ये अभी जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ना, तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। और बेहतरीन तैयारी करते रहिए, और जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनको भरिए, अच्छे से मेहनत करिए, एग्जाम दीजिए। जहां मेरी जरूरत हो, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी मदद चाहिए बताइएगा। ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो, ये महत्वपूर्ण है। सभी को धन्यवाद फिर से, और बेहतर भविष्य की धन्यवाद। कामना करते हुए इस सेशन को एंड करता हूं। धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि।